ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, साथ में क्या इससे आपको तैयारी में मदद मिल रही है आपके एग्जाम में या नहीं। तो ये कैसे हैं आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10th हिंदी में आप पेपर देने वाले होंगे 2025 बोर्ड एग्जाम का, है ना। 2025 बोर्ड परीक्षा का पेपर देने वाले हैं। तो यदि हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का जो बोर्ड पेपर है वो उसका मैं सोल्यूशन कराऊंगा। समझ रहे हो, पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन। कोड क्या है 801 ए, है ना, ये कोड है पेपर कोड। टोटल 8 पेज रहते हैं आपके पेपर में, अनुक्रमांक और नाम कुछ इस प्रकार रहता है ना। तो ये जो पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर है, पूर्णांक 70 नंबर है। पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ऐसे ही लाइकेज ऐसे ही सेम पेपर आएगा। समझ रहे हो, ऐसे ही पेपर आएगा, 70 नंबर का आएगा, है ना। 70 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर के एमसीक्यूज आएंगी। देखो ये हमारे पास OMR शीट भी है और मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड पेपर में सोल्यूशन करना है इसका, है ना। OMR शीट देख सकते हो आप, 20 नंबर के एमसीक्यूज जो पेपर क्वेश्चन आते हैं उनका सोल्यूशन किस पे करना रहता है, OMR शीट पे, है ना। तो कैसे भरा जाता है ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। एग्जैक्ट पेपर 70 नंबर का जो पेपर है उसका मैं सोल्यूशन करके बताऊंगी कैसे आपको करना है ना। तो आइए देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम OMR शीट पे और कॉपी में कैसे लिखना है इस बात का डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखो समय 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा, ऐसे ही हिंदी का पेपर होगा, है ना। 15 मिनट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं या प्रश्न 2 खंडों खंड आ तथा खंड ब में विभक्त। लाइक ऐसे ही पेपर आएगा, आप टेंशन नहीं लेंगे, एग्जैक्ट यही पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कैसे पेपर का पैटर्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएगा, है ना। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, जिसका OMR उत्तर पत्रक या नीले काले, है ना, नीला और काला पेन से हम बाल पॉइंट कलम से ही सही विकल्प को पूरे गोले के पूर्ण रूप में काला कर चिन्हित करेंगे। यदि आपको नहीं पता है कैसे OMR शीट भरी जाती है, दिन में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कैसे OMR शीट भरी जाती है। तो OMR शीट पे 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनका सोल्यूशन आपको करना ही होगा, है ना। फिर है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न पत्र निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR शीट उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें, है ना। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात नहीं काटे ना तो इरेज करें, है ना, अथवा क्या होगा, व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें वरना नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। फिर आगे लिखा है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है ना। फिर खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। आपका जो पेपर का पैटर्न है वो 50 नंबर के क्या है, लिखने वाले क्वेश्चन है, वर्णनात्मक लिखने वाले, कॉपी में लिखने वाले हैं, और 20 नंबर के MCQs हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है जो OMR शीट पे क्या करना है, आपको उसका आंसर फिल करना है ना। तो इस प्रकार का 70 नंबर का टोटल जो पेपर है वो बोर्ड एग्जाम में बनेगा आपके, है ना। तो इस तरीके से, और साथ में बताया गया है कि केवल नीली और काली पेन का ही यूज करेंगे आप अपने कॉपी को लिखने में या OMR शीट को भरने में। समझ रहे हैं मेरी बात को, एग्जाम में पैटर्न दिया गया है, निर्देश भी दिए गए हैं, ये गलती आप कभी नहीं करेंगे कि किसी अदर पेन से या जेल पेन से भर दें, जिससे क्या होगा, फैल जाएगा पूरा कॉपी पे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। साथ में व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे, सफेदा का जो प्रयोग है वो आप नहीं करेंगे, और ना ही इरेज करेंगे। जैसे मान लो तुमने OMR शीट पे ये गोला भर दिया, अब इसको ऐसा नहीं है कि उसको खुरचोगे और खुरच के हटा दोगे, ऐसा नहीं करना। साथ में लाल पेन का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, काली पेन का और नीली पेन का प्रयोग आपको एग्जाम में करना है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और साथ में एक चीज़ और इसमें दी गई है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, ये बात सही लिखी है भाई। जो प्रश्न नहीं आता है उसको ना समय वेस्ट करने से अच्छा है जो आता है तुम्हें उसको जरूर करो, वरना क्या हो सकता है, समय खत्म हो जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो पूरे पेपर का सोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। तो इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड आ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। जो निम्न है उनमें से शुक्ल युग के लेखक कौन है। A नंबर महावीर प्रसाद,
बी नंबर प्रेमचंद, सी नंबर गिरधर दास और डी नंबर प्रताप नारायण मिश्र। तो आपने पढ़ा होगा शुक्ल युग के जो लेखक हैं वो ए नंबर है महावीर प्रसाद, है ना, महावीर प्रसाद जो है वो शुक्ल युग के लेखक हैं। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरा आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ आप देखिए, देखो दूसरा क्वेश्चन है कफन व पूस की रात कहानी के लेखक हैं। कफन और पूस की रात जो कहानी है, कहानी विधा की रचनाएं हैं ये दोनों, कफन और पूस की रात। तो इसके लेखक कौन है? ए नंबर जयशंकर प्रसाद, बी नंबर प्रेमचंद, सी नंबर सुदर्शन और डी नंबर यशपाल। तो कफन और पूस की रात आप जानते होंगे प्रसिद्ध लेखक जो है प्रेमचंद, उनकी रचना है ये, है ना, पूस की रात और कफन कहानी, है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सिंदूर की होली के नाटककार हैं कौन है भाई? ए नंबर जयशंकर प्रसाद, बी नंबर राम कुमार वर्मा, सी नंबर लक्ष्मी नारायण और डी नंबर हरिकृष्ण प्रेमी। तो सिंदूर की होली नाटककार हैं, है ना, कौन है भाई? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। सही आंसर क्या है? सी नंबर। तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? सी नंबर। सिंदूर की होली के जो नाटककार हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। ए नंबर डॉक्टर नागेंद्र, बी नंबर प्रभाकर माचुए, सी नंबर रामवृक्ष बेनपुरी, डी नंबर राहुल शंकराचार्य। तो रूस में 25 मास, है ना, रूस में जो 25 मास के लेखक हैं यात्रा व्रत के वो राहुल शंकराचार्य हैं। कौन है भाई? राहुल शंकराचार्य हैं। तो जो डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा क्वेश्चन के? चौथा क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या था? रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। किस विधा पे आधारित है? यात्रा व्रत पे आधारित है रूस में 25 मास, और इसके लेखक राहुल शंकराचार्य जी हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो, बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? क्या है क्वेश्चन? बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? ए नंबर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी नंबर देवेंद्र सत्यार्थी और सी नंबर माखनलाल चतुर्वेदी और डी नंबर रामवृक्ष बेनपुरी। तो बाजे पहलिया, है ना, बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है भाई? आपने पढ़ा भी होगा, वो है कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र या मिश्र प्रभाकर, है ना। तो ये ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? कौन है भाई? कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जी। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? ए नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी नंबर मिश्र बंधुओं ने और सी नंबर रामचंद्र शुक्ल ने और डी नंबर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। तो रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है ना, मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? ए नंबर कवि प्रिया, बी नंबर भाव विलास, सी नंबर भवानी विलास और डी नंबर रस विलास। तो निम्नलिखित में कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है? नहीं की बात की जा रही, यानी सही आंसर कवि प्रिया हो जाएगा। बाकी ये जो रचनाएं दी गई हैं वो कवि देव की हैं, है ना। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये सारी जो रचनाएं हैं वो कृत रीतकालीन कवि देव की है ना, और कवि प्रिया जो है वो नहीं है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है। ए नंबर इतिवृत्तात्मकता, बी नंबर श्रृंगार एवं प्रेम, सी नंबर नारी सौंदर्य का चित्रण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युग की जो विशेषता या प्रवृत्ति है वो है इतिवृत्तात्मकता, है ना। तो ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, द्विवेदी युग की जो विशेषता या प्रवृत्ति है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? ए नंबर रामविलास शर्मा ने, बी नंबर सच्चिदानंद हीरानंद वास्तेन अज्ञे ने, सी नंबर प्रभाकर माचुए ने और डी नंबर गिरिजा कुमार माथुर ने। तो 1943 में जो प्रकाशित तार सप्तक का संपादन था उसको सच्चिदानंद हीरानंद वास्तायन अज्ञे जी ने किया। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का? 9 नंबर क्वेश्चन के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये 9 नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 10 नंबर, है ना। 10 नंबर क्या क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुता किसकी रचना है ना। राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुता किसकी रचना है? तो ऑप्शन दिया है, ए नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर राम नरेश त्रिपाठी, डी नंबर महादेवी वर्मा। तो राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुता किसकी रचना है भाई? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, हमारे निराला जी की जो रचना है वो क्या है? राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुता, है ना। इंपॉर्टेंट है, ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है 100%। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन देखो, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। क्या बात है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पे रस की बात की गई है कि जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन आपको दिया हुआ है अच्छा खासा, ए नंबर वीर रस, बी नंबर करुण रस, सी नंबर श्रृंगार रस और डी नंबर हास रस। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें आगे चल के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं, गद्यांश पद्यांश जो कुछ भी पूरा पेपर का मैं सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे क्या क्या है इसमें, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना ही है।
है ना। ए नंबर वीर रस, बी नंबर करुण रस और सी नंबर श्रृंगार रस और डी नंबर हास्य रस। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पंक्ति को। तो बुरे समय में देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो इस पंक्ति में जो रस है वो हास्य रस है ना, हास्य रस। तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। क्या बात है। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं ना, 2 पंक्तियां, इसमें आपको कौन सा अलंकार है ये बताना है। ए नंबर उपमा अलंकार, बी नंबर रूपक अलंकार, सी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार और डी नंबर श्लेष अलंकार है ना, श्लेष अलंकार। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर चला। इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है 12 नंबर क्वेश्चन का। चलो 13 नंबर क्वेश्चन दिखाता हूं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, कराओ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद क्या है। ए नंबर सोठा है, बी नंबर दोहा, सी नंबर रोला और डी नंबर कुंडलिया। तो नील सरुरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, कराओ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन में सोरठा छंद है। कौन सा छंद है भाई, सोरठा छंद है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको पढ़ लीजिएगा, इसमें से एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो आप अब क्या करेंगे, पढ़ेंगे जरूर इस क्वेश्चन को, है ना, और पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए। और ना अगर आपको पीडीएफ चाहिए देना, आप क्या करें, कमेंट करें, है ना। तो पीडीएफ का मैं जुगाड़ बताऊंगा कैसे आपको मिलेगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ए नंबर अनुकरण में, बी नंबर अनुशासन में, सी नंबर अनुत्तीर्ण में और डी नंबर अनुवाद में। तो किसमें नहीं मिला है भाई। 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण, है ना। अनुत्तीर्ण जो है उसमें अनु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि अनुकरण में अनु शब्द का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग की बात की जा रही है, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। जैसे अनुकरण हो गया, अनुकरण में जो उपसर्ग है वो क्या है, अनु है। जैसे अनुवाद हो गया, है ना, इसमें अनु है। जैसे अनाथ हो गया, तो इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग जो है वो आ है, अनाथ में आ उपसर्ग है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। तो निम्नलिखित में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है की बात की जा रही है। उसके बाद पता चले तो इस पे लगाओ कि हाँ पूछा गया था, हुआ है ना, किसका प्रयोग हुआ है। अब पता चले क्वेश्चन सही से नहीं पढ़े और आंसर गलत हो गया तो थोड़ा ध्यान से, है ना। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। ए नंबर द्वंद्व है, बी नंबर बहुब्रीहि है, सी नंबर द्विगु है और डी नंबर अव्ययी भाव। भैया नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसका है, शिव भगवान का। त्रिनेत्र ये भी शिव भगवान, चतुर्भुज ये भी, है ना। तो समस्त पद में जो प्रयुक्त समास है वो बहुब्रीहि है। क्या है, बहुब्रीहि, है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है, करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर है वो बी नंबर है, बहुब्रीहि समास जो है वो किसमें है, नीलकंठ में, त्रिनेत्र में, चतुर्भुज में, है ना। इन तीनों में बहुब्रीहि समास था। तो मैंने आंसर बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, 16 नंबर, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखोगे और इसका आंसर बताओगे, बहुत ही आसान है। 16 नंबर है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए नंबर नीरद तोयद, बी नंबर अम्बुद पयोद, सी नंबर जलद पथोद और डी नंबर जलज पंकज। तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द है, सॉरी यहाँ पे पूछा है नहीं है तो आप लगा देंगे है वाले पे, जो नहीं है उस पे लगाएंगे। तो नीरद तोय है भैया किसका, बादल का पर्यायवाची। अम्बुद पयोद ये भी है, जलद पथोद ये भी है और डी नंबर जलज पंकज ये जो है वो है आपके किसका, कमल का पर्यायवाची। ये जलज और पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट होगा। ये जो है वो बादल की पर्यायवाची नहीं है। चलो 17 नंबर, युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। ए नंबर युवाम, बी नंबर त्वा, सी नंबर त्वत् और डी नंबर तुभ्यम। तो त्वा जो है वो भैया युष्मद जो है उसका सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है ना। तो सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन जरा देखो, आंधी आई और हम घर भागने लगी, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। ए नंबर सरल वाक्य है ये, बी नंबर मिश्र वाक्य है, सी नंबर संयुक्त वाक्य और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये है मिश्र वाक्य, है ना। आंधी आई और हम घर भागने लगे, ये जो है वो मिश्र वाक्य है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फिर 19 नंबर, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्तव्यवाच्य है वो क्या है ना। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय है। ए नंबर संज्ञा है ये,
बी नंबर सर्वनाम है और सी नंबर क्रिया विशेषण, डी नंबर क्रिया। तो वह अचानक चला गया, वाक्य में अचानक शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये टोटल मैंने आपको बताया क्या 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जो किसमें थे, जो मॉडल पेपर में थे आपके 2025 हिंदी के पेपर में, है ना, हिंदी के पेपर में। आई होप आपको ये 20 जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने करा दिए। चलो अब देखते हैं खंड व वर्णनात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं। तो खंड व वर्णनात्मक प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो है 21 नंबर, निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो व्यक्ति ईर्ष्याल होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक होता है। भैया तुमने ईर्ष्या शब्द पढ़ा, आपको पता ये बिल्कुल चल गया होगा कि ये जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखित है और किस पाठ से है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आप कमेंट में बताएंगे ये जो है वो किस पाठ से है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अब देखो आपको करना क्या है, इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और आप जानते हैं कि जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं वो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 6 नंबर में ही तो पूछे जाते हैं। हाँ, 6 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूँ आपको क्या संदर्भ लिखना आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी आती है? अगर नहीं आती है तो मैं बता रहा हूँ, देखो इसको पढ़ लिया आपने, अब क्वेश्चन क्या बनना है इसको जरा पढ़ लो। पहला क्वेश्चन है गद्यांश का संदर्भ, ये जो है वो कितने नंबर में बनेगा? ये बनेगा 2 नंबर में। कितने नंबर में? 2 नंबर में। ये भी 2 नंबर में, ये भी 2 नंबर में, इस प्रकार 6 नंबर। तो अगर संदर्भ लिखना नहीं आता तो देखो ये कुछ कॉपी है और मैं बताता हूँ, लाइन वगैरह आप खुद खींच लेंगे। संदर्भ लिखना नहीं आता तो मैं तुरंत बता दे रहा हूँ 2 नंबर कैसे पक्के होते हैं। अगर नहीं आना तो देखो ऐसे हेडिंग डाल दिया भैया तुमने, संदर्भ डाल दिया है ना, संदर्भ हेडिंग डाला और उसके बाद इसमें लिखना है। राइटिंग तो मेरी बहुत सुंदर नहीं है, अगर आप चाहें तो सुंदर बना के आ सकते हैं। लाइन कर देना पेन पट्टी की सहायता से, स्केच से हेडिंग डालना और लिखना है ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्या है भैया क्वेश्चन, पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ से लिया गया, अंडरलाइन कर देना या फिर इसको ब्लैक से लिख देना है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया है, जिसके लेखक, राइटिंग आप अच्छी बनाएंगे, जिसके लेखक, मैं जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए, जिसके लेखक कौन है भाई? लेखक का नाम भी रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। देखा ऐसे लिखा जाता है संदर्भ। जी हैं, आगे लिख दो, जी हैं। हाँ, अगर ऐसा संदर्भ लिखते आते हैं तो किसी भी एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है जो 2 नंबर आपको ना दे संदर्भ लिखने में, समझ रहे हो। ऐसे अंडरलाइन करना, पाठ का नाम अंडरलाइन करना, वो करना ये है, थोड़ी राइटिंग जो है उस पर फोकस कर लीजिएगा। मैंने तो बोर्ड एग्जाम कब का दे दिया, मैं पास भी हो गया था, बहुत अच्छे नंबर आए थे, है ना। तो जो राइटिंग है वो आप इंप्रूव कर लेंगे और ऐसे लिख के आएंगे संदर्भ तो 2 नंबर कन्फर्म है। फिर आती है गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हेडिंग डाल देंगे अच्छा खासा, लाइन वगैरह खींच लेंगे आप, मैं लाइन नहीं खींचा हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या, है ना। अब ऐसे आपको करना है, डालना है हेडिंग और अंडरलाइन कर देना है। देखो भैया अगर आपको व्याख्या नहीं याद है तो क्या करना है ये मैं बता दे रहा हूँ। मान लो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, जो व्यक्ति ईर्ष्याल होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। इसमें लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो रेखांकित अंश है। और हाँ, अगर मान लो तुमको नहीं आता है तो क्या करना है, तो तुमको ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है। फिर लिखना है रेखांकित अंश में, ऐसे लिखो, रेखांकित अंश में लेखक का कहना है, लेखक का नाम भी लिख सकते हो, जैसे रेखांकित अंश में लेखक रामधारी सिंह दिनकर का कहना है, ऐसे लिख सकते हो। इससे क्या होगा, कॉपी भरेगी, समझ रहे हो। कॉपी भरने की भी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। यदि आप हिंदी में पूरा लिख के नहीं आएंगे बड़ा बड़ा तो उसमें नंबर आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें लिखने का नंबर ज़्यादा मिलता है ना। तो रेखांकित अंश में लेखक का कहना है कि क्या होता है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो लिखो आप, इसमें बढ़ा चढ़ा के लिखना, तो लिखोगे ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी होती है ना,
बड़ी, मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो लेखक कहता है कि जो ईर्ष्या होती है उसकी जो बड़ी बेटी है वो निंदा के समान है ना, उसका जो नाम है वो निंदा कहा जाता है। फिर लिखा है जो व्यक्ति ईर्ष्याल होता है, और लेखक आगे कहता है कि जो व्यक्ति या जो लोग ईर्ष्याल होते हैं, जो ईर्ष्याल होते हैं वो क्या होते हैं, वही बुरे किस्म के लोग होते हैं ना, वो बुरे किस्म के लोग होते हैं और वो दूसरों की निंदा करते हैं। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति ईर्ष्याल होगा वही दूसरे का निंदा भी करेगा और वही बुरा होगा, है ना। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है क्योंकि इस प्रकार के लोग, और अगर आपको नहीं आता तो आगे इसी को छाप देंगे, है ना। इसमें थोड़ा बहुत शब्द अदल बदल करके लेखक कहता है और ये सब लिख के रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे और इसमें भी 2 नंबर आपको कंफर्म मिल जाएगा। अगर आपका संदर्भ करेक्ट है देन रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक वगैरह जोड़ के और उनका नाम लिख के आगे जो भी कुछ आप बढ़ा चढ़ा के शब्द अपने दिमाग से लिख पा रहे हैं उसको लिख दीजिएगा, उसमें नंबर कटने वाला नहीं है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो वो दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार के लोग कौन, ईर्ष्यालु व्यक्ति, है ना। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, है ना। इस कारण से निंदा क्योंकि वो ईर्ष्याल होता है और वही बुरे किस्म का निंदक होता है इसलिए करता है। तो कुछ भी आप बना के लिख देंगे, इसमें नंबर मिल जाएगा। देखो गद्यांश में नंबर नहीं करता है, गद्यांश में अगर तुमने संदर्भ फोकस करके लिख दिया और रेखांकित अंश की व्याख्या लिख दी तो इससे रिलेटेड आप लिख देंगे। और जो क्वेश्चन है ईर्ष्याल व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है वो इसी में मिल जाएगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो, है ना। तो आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको लिखना है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया वर्णनात्मक प्रश्न में 21 नंबर क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। देखो अब देखो आपको फिर का नंबर अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है। ये भाई कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये आपने पढ़ा ही है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगर अथवा का क्वेश्चन करना है तो ये कर दीजिएगा, बहुत ही आसान है। देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के कौन से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 2 नंबर वैसे पक्के हो गए। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेंगे, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर बढ़ा चढ़ा के इसमें लिख देंगे। फिर कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की तुलना किससे की गई है, ज्वर से की गई है ना। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, गद्यांश। निम्नलिखित में किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो ये है पैसेज आप पढ़ लेंगे। ऊधो जाऊं तुम्हें हम जाने, ये 2 पैसेज दिए गए, इनको पढ़ लेंगे। प्रसंग संदर्भ और व्याख्या करना मैंने सिखा ही दिया कैसे किया जाता है, अगर आप नहीं जानते हैं तब भी बिना पढ़े कैसे किया जाता है उसकी वीडियो यदि आपको देखनी है देन आप इस वीडियो के नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। फिर देखो 23 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये क्वेश्चन है 23 नंबर। तो क्या लिखा है, वाराणस्य प्राचीन काल देवो गेहे गेहे विद्यालय दिव्य ज्योति धोते, है ना। अधुनीप अत्र संस्कृत वग्धारा संततम प्रवाहितम जनानम ज्ञानवर्धते, है ना। अतः अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांसम, ये सारी लिखी हुई है। इसका करना बहुत आसान है। अनुवाद में तुमको कुछ है तो संदर्भ कैसे लिखना है, आपने हेडिंग संदर्भ डाल दिया। अब इसमें लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ये गद्यांश है ना। गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक जिस भी पाठ से, वाराणसी का आसित है ना, जैसे भाई वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है तो उसका नाम लिख देंगे, पाठ का नाम लिख देंगे, बस 1 नंबर पक्का। 1 नंबर में संदर्भ आता है संस्कृत गद्यांश का, है ना। ये टोटल 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, 4 नंबर अनुवाद के और 1 नंबर इसका गद्यांश का, है ना, जो अनुवाद आप करेंगे। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक संदर्भ का, बहुत आसान है। सार्था प्रवस्ते मित्रम किंस्वाम मित्रम गृहे सत्ताः अतुरस्य च किम मित्रम किस्वान मित्रमरिष्यति, है ना। बंधम मरणम वापजयो, ये 2 दिए गए हैं, इनको आप कर लेंगे, बहुत ही आसान है। अगर करना नहीं आता तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई कि संस्कृत का गद्यांश का और पद्यांश का अनुवाद कैसे किया जाता है। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, लिंक मिल जाएगा। फिर है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंड काव्य हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप जानते हो ये चीज़ कहाँ से पता कर सकते हैं, ये आपको पता चलेगा क्वेश्चन बैंक विद्या से या राजीव प्रकाशन की जो विद्या आती है, जितनी भी विद्या आती है उसमें पता चल जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग जो खंड काव्य है वो है। अगर मैं क्वेश्चन क्या आएगी, अपनी पाठ्यपुस्तक के संदर्भ खंड काव्य से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ध्यान रखो जो प्रश्न पत्र में ना आया हो वही याद करना। तो कम से कम 3 श्लोक तो याद कर लो, ना 3 तो 2, नहीं 2 कैसे याद करोगे। देखो अगर 2 याद करोगे तो अथवा करके क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे 1 मिनट देखो, अथवा करके जैसे ये क्वेश्चन आ गया, पहला भी गद्यांश है, सॉरी पद्यांश है, दूसरा भी पद्यांश है, ये कविता का ही है, श्लोक का ही है। तो यदि यही दोनों आ गए और यही दोनों तुम याद किए हो तो क्या लिखोगे, है ना। इसलिए कम से कम 3 जो श्लोक हैं 2-2 लाइन के
2 लाइन के लिखने हैं। आप यहाँ पे लिखा है एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 लाइन के लिखने हैं, तो आप याद कर लेंगे कम से कम 3। फिर आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करने के लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र कैसे लिखा जाता है, बहुत ही आसान है, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं दिन कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अखिल भारतीय वाद प्रयोग, चलो 29 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। चंद्रशेखर का शीत बीरा केन पूछते, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में बनते हैं। फिर है निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट निबंध है, दिन इसको पढ़ लेंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो पेपर था मॉडल पेपर था कह सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे।